हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था आपका 22 फरवरी 2015 को। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे ताकि आपको सिर्फ आंसर ना पता चले, उस आंसर का रीज़न भी पता चलते रहे, साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहें और उसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर पाएँ। ये पार्ट 4 है। इससे पहले मैं 3 पार्ट आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके देख लो, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आगे भी आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको लगता है कि इसका बेनिफिट कुछ होने वाला है आपके एग्ज़ाम में तो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। तो आज का सेशन शुरू करते हैं फटाफट से। लास्ट क्लास तक हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे इसके, तो आज से शुरू करते हैं हम 31st क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूड एज अ नेशनल डेब्ट। इनमें से किसको एज अ नेशनल डेब्ट नहीं देखा जाता है? ऑप्शंस आर प्रोविडेंट फंड, सेकेंड ऑप्शन इज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, नेक्स्ट इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एंड डी इज़ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से क्या नेशनल डेब्ट नहीं हो सकता है या किसको नेशनल डेब्ट नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं बेसिकली वो शॉर्ट टर्म सेविंग्स होती हैं आपकी विद द पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे इसमें सेविंग करने से आपको कुछ एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं टैक्स में, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है उसमें एग्जाम्पशन मिल जाती हैं। बाकी इसको जब आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो कहीं पे आपको इसका आंसर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिखेगा, कहीं पे इसका आंसर जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट दिखेगा। बेसिकली आंसर की में इसका आंसर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ही था, तो ये इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। बाकी आप अपने एंड पर भी इसको थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो इनमें से कौन सी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है? ऑप्शंस आर कैटल ब्रीडिंग, फॉरेस्ट कल्टीवेशन, हंटिंग या फिर आयरन एंड स्टील। तो फटाफट से अपना ऑप्शन चूज कीजिए। तो जो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये होगा हंटिंग, क्योंकि बेसिकली इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। तो ये जो दोनों पार्ट हैं, ये कैटल ब्रीडिंग एंड फॉरेस्ट कल्टीवेशन, ये जो है आपका ये जेनेटिक में आ जाता है। आयरन एंड स्टील आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? हंटिंग। एक्सट्रैक्टिव में बेसिकली जो चीज़ें हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रही हैं, ठीक है, वो आ जाती हैं आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा हंटिंग। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर इंडस्ट्री या सेक्टर्स की बात करें, इकोनॉमी सेक्टर की, उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब जो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, किसी अर्थ के सोर्स से या नेचर के सोर्स से हमें प्राप्त होती हैं, वो सारी चीज़ें प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाती हैं आपकी। सेकेंडरी इंडस्ट्री में वो चीज़ें आती हैं जो रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी इंडस्ट्री से प्राप्त होता है, उसको प्रोसेस करके फिर जब हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं या कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आ जाता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। और इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसको हम एक्सिलरी टू ट्रेड भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एग्जांपल्स क्लियर हो जाने चाहिए आपको। जैसे मैंने पहले भी बताया, जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक जेनेटिक, ठीक है। अब एक्सट्रैक्टिव में क्या आता है? एक्सट्रैक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स। जो चीज़ें आप डायरेक्टली बिना किसी छेड़खानी के नेचुरल रिसोर्स से ही प्राप्त कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम, वो सारी चीज़ें आ जाती है आपके एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जेनेटिक में क्या आता है? ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ फॉर देयर यूज इन द फर्दर रिप्रोडक्शन। जो आप ब्रीडिंग करते हैं प्लांट्स की या एनिमल्स की फर्दर प्रोडक्शन के यूज़ के लिए, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जेनेटिक। ये भी नेचुरल ही है, बस इसमें हम लोग ब्रीडिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं, उसकी किसी नई नस्ल के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
एक्सट्रैक्टिव के एग्जांपल्स क्या क्या हैं आपका, फार्मिंग, माइनिंग, लुम्बरिंग, हंटिंग या फिर फिशिंग। तो अभी हमने जो देखा था हंटिंग हमें ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आ जाता है। बाकी सीड एंड नर्सरी कंपनीज जो होती हैं आपकी, ये सारी जेनेटिक में आती हैं। कैटल ब्रीडिंग फार्म, पोल्ट्री फार्म या फिर फिश हैचिंग वगैरह जो होता है आपका, ये सारा ही आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है, बट बोथ आर द पार्ट ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या आता है आपका, एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हो गया, जो हम रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से यूज़ करके उसको प्रोसेस करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, फाइनल या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। और कंस्ट्रक्शन में जो आप रोड बिल्डिंग वगैरह, डैम्स, रोड्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह आप बनाते हैं, उनको हम कंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं। ओके, अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है बेसिकली। एक हो गया आपका एनालिटिकल। अब देखो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप रॉ मटेरियल को यूज़ करके, उससे कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, तो एनालिटिकल में क्या आ जाएगा, कोई एक प्रोडक्ट है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड कर करके अलग प्रोडक्ट्स बना रहे। एनालिटिक का मतलब क्या होता है, तोड़ना, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका हम एग्जांपल लें, पेट्रोलियम वगैरह का जो आपका क्रूड ऑयल होता है, उसमें से आप कितनी सारी चीज़ें निकालते हो। पेट्रोल अलग निकलता है, डीजल आपका अलग निकलता है, फिर उसमें से पेट्रोलियम जेली अलग निकल रही है, ठीक है। तो दीज आर द, जो आपका क्रूड ऑयल होता है, उसको प्रोसेस करके जो सारी चीज़ें अलग अलग निकाली जाती हैं, वो आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगा, विच इज़ कम्स ऑल्सो अंडर द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जब आप बहुत सारे पार्ट्स को जोड़ के या बहुत सारे अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल को कलेक्ट करके आप एक कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो, उसको हम किसके अंदर कंसिडर करेंगे, सिंथेटिक के अंदर, ठीक है। प्रोसेसिंग के अंदर जब एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारी प्रोसेसेस से गो थ्रू होता है, तो वो जो आपका प्रोडक्ट है या वो जो इंडस्ट्री है वो आपकी आ जाती है प्रोसेसिंग के अंदर। और असेंबलिंग के अंदर क्या आता है, जैसे कि आप बहुत सारे पार्ट्स को अलग अलग, कोई मैन्युफैक्चर है, उसके पार्ट्स को सारे जोड़ जोड़ के आपने उनको जस्ट असेंबल कर दिया। फॉर एग्जांपल कार, आपने टायर अलग लिया, कार की बॉडी अलग ली, उन सबको आपने जस्ट क्या किया है, असेंबल किया है। वो सारी अलग अलग चीज़ें, उनको आपने असेंबल करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है आपका, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टर्शरी इंडस्ट्री भी देख लेते हैं यहाँ पे। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, जो सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सकें। इसके अंदर एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन या फिर वेयर हाउसिंग, और भी एज सच एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन ऑल दोज थिंग्स विच कम्स अंडर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, वो सारी हमारी टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर या टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बर्डन ऑफ टैक्स फॉल्स मोर हैवीली ऑन द सेलर इन अ मार्केट व्हेन। कब टैक्स का बर्डन जो है सेलर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, जब मार्केट कंडीशन कैसी होती है। तो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर इलास्टिक, जब सप्लाई और डिमांड आपकी दोनों ही इलास्टिक हो, मतलब प्राइस के चेंज होने पे दोनों में इम्पैक्ट पड़ता हो, या फिर बोथ सप्लाई एंड डिमांड आर इन इलास्टिक। नेक्स्ट ऑप्शन इज द डिमांड इज इन इलास्टिक एंड सप्लाई इज इलास्टिक, या फिर डिमांड इज इलास्टिक एंड सप्लाई इज इन इलास्टिक। तो इसका थोड़ा सा सोचिए आप अपना आंसर और देन अपना ऑप्शन चूज़ कीजिए। जो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि डिमांड आपकी इलास्टिक हो, मतलब कस्टमर डिमांड चेंज कर सकता है लेकिन जो प्रोड्यूसर है वो सप्लाई चेंज नहीं कर सकता। उस केस में जो टैक्स का बर्डन होगा वो सेलर पे सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जब टैक्स बर्डन आएगा किसी प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर, तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा, देखो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जब प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या है, इलास्टिक है, दैट मीन्स कस्टमर तो डिमांड चेंज कर सकता है, लेकिन सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक है। लेकिन प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई चेंज नहीं कर सकता, मतलब कम या ज़्यादा नहीं कर सकता, तो उसको लो प्राइस ही एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो जो टैक्स का एक्चुअल बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ेगा, सेलर के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए द फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जब डिमांड आपकी इलास्टिक हो लेकिन सप्लाई इन इलास्टिक हो, तो
जो टैक्स बर्डन होता है उसका इम्पैक्ट जो सेलर के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है। यहाँ पे थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जब सप्लाई इनइलास्टिक होती है तो जो प्रोड्यूसर है वो चेंज नहीं कर सकता सप्लाई के अंदर, तो उसको लोअर प्राइस ही एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जब आपकी सप्लाई इलास्टिक होती है तो उस केस में सेलर डिमांड के अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई कम या ज़्यादा कर सकता है ना, तो वो उस टैक्स बर्डन को अवॉइड भी कर सकता है उस केस में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और इसको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर माइनस डेप्रिसिएशन इज कॉल्ड। मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है विद इन अ कंट्री, उसके टोटल में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस आर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो फटाफट से अपना ऑप्शन चूज कीजिए, देन इसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब देखो, अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा है ना तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इसका आंसर चूज कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं भी पता तो। इसने क्या बोला, सम टोटल ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। एक चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है, मतलब सम टोटल का मतलब क्या हो गया, ग्रॉस। अगर हम उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचती है, कोई चीज़ नेट बचती है, राइट। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू नेट। तो दो ऑप्शन हमारे यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं जहाँ पे इन्होंने ग्रॉस वर्ड यूज किया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हमारे ऑप्शन डिलीट हो गए। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट। अब बात आती है ये नेशनल प्रोडक्ट होगा या डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर फिर से आप ध्यान से पढ़ोगे तो सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आ कंट्री, मतलब जो एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर ही प्रोड्यूस की जा रही है, दैट मीन्स क्या है, इनडायरेक्टली जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस की जा रही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ज़्यादा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ठीक है। नाम से पता चल रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर प्रोड्यूस की जा रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उनकी मार्केट वैल्यू जो भी होती है। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या आता है, जब आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो हम नेट पे आ जाते। तो अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेजर्स द नेट बुक वैल्यू। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मार्केट वैल्यू की बात हो रही है, ओके। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री, क्योंकि डोमेस्टिक है ना, तो वर्ड वही आएगा, प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा एनडीपी का जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब यहाँ से आपसे ये जीडीपी पूछे तो भी आपको पता चल जाएगा, यहाँ से आपसे एनडीपी पूछे तो भी वो आपको पता चल गया। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, वो तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये नेशनल प्रोडक्ट की बात हो रही है। तो जब हम नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, तो एक नेशन के रिसोर्सेज से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है, चाहे वो डोमेस्टिकली हुई हो चाहे फिर वो आउटसाइड हुई हो, लेकिन उन सभी का सम टोटल हमारा क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो जो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो है ही, जो हम आउटसाइड जाके प्रोड्यूस कर रहे हैं नेशनल रिसोर्सेज के साथ ही, या कोई नेशनल कंपनी है बाहर जाके जो कर रही है, तो वहाँ से जो नेट फैक्टर इनकम हमें मिलती है वो सारा जो हमारा टोटल होता है वो किसके अंदर आ जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। GNP measures the monetary value of the all finished goods and services produced by the country's factor of production, जो कंट्री के ही फैक्टर से प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन। लोकेशन क्या है उनकी, ये मैटर नहीं करता। फिर यहाँ पे ये हमने बात की ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। अब देखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होता है कि जब आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो NNP इज अ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट द टोटल वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजन ओवरसीज, मतलब कि डोमेस्टिकली भी और बाहर भी, माइनस डेप्रिसिएशन। तो उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं अभी तक वो सारे आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन
मोनोपोलिस्ट जो है आपका, मोनोपोली जो मार्केट में हम पढ़ते हैं वो डिटरमाइन कर सकता है। ऑप्शन आर प्राइस या फिर आउटपुट या फिर आइदर प्राइस और आउटपुट या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको अपना करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आइदर प्राइस और आउटपुट, क्योंकि मोनोपोलिस्ट के पावर कुछ मार्केट पावर, मोनोपोलिस्ट के पास कुछ मार्केट पावर्स होती हैं डेफिनेटली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइस और आउटपुट दोनों ही खुद ही चूज़ करेगा। प्राइस या आउटपुट में से वो कोई एक चीज़ चूज़ कर सकता है। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया आइदर प्राइस और आउटपुट। अब इसी के साथ एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ आपको। देखो, एक होता था हमारा परफेक्ट कंपटीशन, है ना, परफेक्ट कंपटीशन या फिर जिसको हम प्योर मार्केट बोलते हैं, प्योर कंपटीशन बोलते हैं, परफेक्ट मार्केट बोलते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वहाँ पे वो प्राइस टेकर होती हैं। क्या होती है वो? प्राइस टेकर होती है। मतलब कि जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर देगी, वहाँ पे इंडिविजुअल फर्म का रोल नहीं होता, वहाँ पे इंडस्ट्री का रोल होता है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, ठीक है। तो जो प्राइस इंडस्ट्री डिसाइड कर देगी वो फर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम प्राइस टेकिंग होती हैं फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। लेकिन जो मोनोपोलिस्ट होता है या जो मोनोपोली मार्केट होती है, उसमें जो फर्म होती है वो प्राइस मेकर होती है, लेकिन वो प्राइस या आउटपुट में से कोई एक ही चीज़ डिसाइड कर सकती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्क्स मैनेजर गेट कमीशन ऑफ 10% ऑन द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इफ द प्रॉफिट इज ₹2200, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द कमीशन। मतलब एक मैनेजर है जिसको कमीशन मिलता है 10%, लेकिन वो जो कमीशन है वो उसको मिलता है प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब प्रॉफिट भी हमें वो पता होना चाहिए जो कमीशन को माइनस करने के बाद आया है। तो अगर इफ़ द प्रॉफिट इज़ 2200, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कमीशन। अब ये जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट दिया हुआ है, और हमें अमाउंट फाइंड करना है यहाँ पे कमीशन का। तो आप कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 220, 200, 240 या फिर 244.44। तो फटाफट से अपना आंसर कैलकुलेट कीजिए और बताइए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना होता है हमें क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बोले आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर ये नॉर्मल बोलता, कुछ नहीं बोलता कि 10% ऑन प्रॉफिट होता, तो हम सीधे सीधे 2200 का 10% यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, और वो अमाउंट हमारा कितना आ जाता है, 220 रुपये आ जाता है, राइट। लेकिन यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज़ करा है ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो उस केस में जब भी आप कैलकुलेट करेंगे कमीशन को, तो ये है यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ ना, ये कमीशन चार्ज करने से पहले, और हमें कमीशन किस पे निकालना है, उस प्रॉफिट पे जो कमीशन को चार्ज करने के बाद आएगा। तो उस केस में आपको हमेशा क्या करना है, जो भी प्रॉफिट का अमाउंट है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए किस परसेंटेज से, जितना कमीशन आपको निकालना है, लेकिन आपको डिवाइड हमेशा किससे करना है, 100 प्लस जो परसेंटेज दिया हुआ कमीशन का। तो 100 प्लस 10% कितना हो जाएगा, 110। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 200 रुपीज़। ओके, तो इस तरीके से करना होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रॉफिट है वो 2200 है, लेकिन ये जो है 110% है, क्योंकि इसके अंदर अभी 10% कमीशन इंक्लूड है, इसलिए हमने 110 से इसको डिवाइड किया। अगर ये 20% होता तो मैं यहाँ ऊपर 20% लिखती और नीचे यहाँ पे मैं 120 लिख देती और हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन होगा ये 200 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, क्वेश्चन में बोल के रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है या सिर्फ 10% ऑन द ओनली प्रॉफिट बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे हमारा मीन। तो फटाफट से आप टेबल बनाइए, या जैसे भी आपको कैलकुलेट करना है, जो आपको इजी वे लगता है कैलकुलेट कीजिए मीन एंड देन मैच द आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें 159.7, 160.3, 162.1 एंड 165.9, ये हमारे ऑप्शन है। तो आई होप सबसे इजी वे जो होता है और आपको भी लगता होगा मीन कैलकुलेट करने का, वो क्या होता है, एक टेबल बनाओ, एक्स आई इधर एफ आई, दोनों को मल्टीप्लाई करो, एफ आई एक्स आई, देन फॉर्मूला क्या होता है मीन का, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में
सिग्मा FI, मतलब जो इस कॉलम का टोटल आता है उसको आपको इस कॉलम के टोटल से डिवाइड करना होता है। और FI XI क्या है, आपको XI और FI को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जस्ट लिखना होता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा 160.3। आई होप आप सभी का यही आ रहा होगा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशंस करके दिखाई हुई हैं। तो देखो FI XI वाले कॉलम का टोटल आ रहा है हमारा 7535, और जो FI वाला कॉलम है इसका टोटल आ रहा है हमारा 47। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर था यहाँ पे 160.3 ये आपको मिल जाएगा। अब देखो मीन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है किसी एग्ज़ाम में आपसे या फर्दर जो एग्ज़ाम होंगे आपके, आपसे मीन या मोड पूछ लिया जाए। या कभी कभी मीन में होता था ना कि एक फ्रीक्वेंसी यहाँ से मिसिंग कर दी, फिर वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाती। तो प्लीज़ इन चीज़ों की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले आप, क्योंकि स्टैट से अगर क्वेश्चन आने हैं तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में, इस मेथड में कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा हाई कैलकुलेशन है, तो हमारे पास ये जो मैंने बताया डायरेक्ट मेथड से बताया, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड भी होता था हमारे पास, अज्यूम्ड मीन मेथड भी होता था, जिससे ये वैल्यूज़ बहुत छोटी हो जाती है और आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप वो मेथड्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट बेसिकली ये सबसे इजी मेथड होता है और जो सभी को आता ही है, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट मेथड से बताया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज। ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन शायद हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है द मेन एडवांटेज ऑफ द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस या फिर एक्सपीरियंस। तो इसका क्या एडवांटेज होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का, क्यों कुछ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसका जो सिंपल रीज़न होता है वो होता है स्पेशलाइजेशन, क्योंकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम जो एरियाज डिफाइन करते हैं वो बिकॉज ऑफ द स्पेशलाइजेशन करते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया किस चीज़ में स्पेशलाइज है, उसमें हम उसको एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट कर देते हैं, राइट। तो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे है इस तरीके से थोड़ा सा, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज द कॉमन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स बेस्ड ऑन द स्पेशलाइज फंक्शन एरिया सच एज IT या फाइनेंस या फिर जो भी आपका होता है। लाइक हमने एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया क्योंकि वो उसमें इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, वो उसको इफिशिएंटली काम कर सकता है जो फाइनेंस मैनेजर होगा वहाँ पे। एक हमने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दिया ताकि जो मार्केटिंग मैनेजर है वो चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाए। तो ताकि स्पेशलाइजेशन आ पाए, इफेक्टिवली आप कब करोगे, जब आप एक ही काम को करोगे और आप उसमें स्पेशलाइज होते चले जाओगे, इफेक्टिव होते चले जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मेन बेनिफिट स्पेशलाइजेशन ही होता है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, जैसे कि आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर चेयरमैन है आपका, फिर नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर इसके नीचे हमने ये डिवाइड किया हुआ है अलग अलग एरियाज़ में। यहाँ पे आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया, यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा आपका प्रोडक्शन मैनेजर, यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर और यहाँ पे ये मार्केटिंग मैनेजर, फिर इनके अंदर अलग अलग सबऑर्डिनेट्स काम करेंगे। तो इस तरीके से जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट ऑन सिंगल सेविंग अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस इज एग्जाम्प्ट अप टू द फॉलोइंग लिमिट। मतलब जब आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कितने अमाउंट तक एग्जाम्प्ट होता है। ऑप्शंस आर 7,000, 8,000, 3,500 या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये हो जाएगा 3,500। जब आप जो आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट होता है, और यहाँ पे वर्ड यूज़ करा गया सिंगल सेविंग अकाउंट, इसको समझते हैं थोड़ा सा हम। तो इस पे जो आपको टैक्स की एग्जाम्पशन मिलती है वो 3,500 तक मिलती है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो जो आपका सिंगल सेविंग अकाउंट होता है ना उस पर तो 3,500 की मिलती है, लेकिन जो आपका जॉइंट सेविंग अकाउंट होता है उस पर आपको 7,000 की डिडक्शन मिल जाती है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सिंगल सेविंग अकाउंट, तो 3,500 हमारा ऑप्शन हो गया। अगर जॉइंट पूछा जाता तो 7,000 नो डाउट आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अब यहाँ पे क्योंकि डिडक्शन की या एग्जाम्पशन की बात आई तो थोड़ा सा एक पॉइंट और क्लियर कर देती हूँ मैं। जो आपका कमर्शियल बैंक में सेविंग अकाउंट होता है उस पर जो आपको डिडक्शन मिलती है वो 10,000 की मिलती है। मतलब कि जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है उसमें से आप 10,000 अगर आपको इंटरेस्ट मिला है 10,000 तक, अप टू 10,000 आप उसको डिडक्ट कर सकते हैं वहाँ से अंडर द सेक्शन 80TTA। जितना भी 10,000 से ऊपर का आपको सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला होगा इन द नॉर्मल बैंक, नॉट पोस्ट ऑफिस की बात नहीं हो रही है नीचे, ठीक है।
तो वहाँ पे आपको टैक्स 10,000 से ऊपर जो भी आपको इंटरेस्ट मिला होगा वो टैक्सेबल होगा, लेकिन 10,000 तक वो आपका डिडक्टेबल होता है, जो टैक्सेबल अमाउंट होता है उसमें से। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ और भी डिडक्शंस होती हैं, वो चीज़ें भी याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाते हैं इनकम टैक्स से, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, शेयर ऑफ पार्टनर इन द इनकम ऑफ पार्टनरशिप फर्म शैल बी। जो शेयर होता है पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म के अंदर, वो क्या होता है, टैक्सेबल होता है, एग्जाम्प्टेड होता है, फुली एग्जाम्प्टेड होता है, या फिर पार्शली एग्जाम्प्टेड होता है। तो जो शेयर होता है पार्टनर का वो फुली एग्जाम्प्टेड होता है, ये टैक्स में पढ़ा होगा आपने। इस पर कोई भी टैक्स उसको नहीं देना होता है, मतलब कि जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है ये उसमें से एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ पर लिखा है द शेयर ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग अ माइनर एडमिटेड फॉर अ बेनिफिट ऑफ द फर्म, चाहे फिर वो माइनर पार्टनर ही क्यों ना हो, जो सिर्फ बेनिफिट के लिए ही एडमिट होता है फर्म के अंदर, इन द इनकम ऑफ द फर्म इज नॉट इंक्लूडेड इन कंप्यूटिंग हिज टोटल इनकम। तो जब फर्म की इनकम इंक्लूड की जाती है तो उसका शेयर उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता। हिज शेयर इन द टोटल इनकम द शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)(a) ऑफ द एक्ट। तो जो पार्टनर का शेयर होता है इनकम के अंदर वो टोटली या फिर फुली एग्जेम्प्टेड होता है इनकम टैक्स की कैलकुलेशन से। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं आपको वो समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई होगी, अच्छे से रिवाइज हुआ होगा आपको जितनी भी सारी चीज़ें थी हमारी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो अगर अच्छी लगती है तो। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो में कुछ कमी लगती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे भी हम इसको और अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।